लास्ट क्या था? लास्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मजुली मास ना। मजूली ठीक आइलैंड के बारे में मैं ऐड है। कर देती हूँ बस एक बार। मजूली आइलैंड जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड रिवर आइलैंड है, और दिस इज देयर इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑल्सो। इसके अलावा इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द सुबनसिरी रिवर। एंड कौन सी ट्राइब्स मिलती है? मिसिंग ट्राइब है, द्योरी ट्राइब, सोनोवाल कचरी ट्राइब, एंड वी गेट न्यू वैष्णवाइट कल्चर ओवर हेयर। एंड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये फर्स्ट आइलैंड है इंडिया में टू बिकम अ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट। 2016 में इसको गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, बट ये आइलैंड है। और 2004 से ही ये टेंटेटिव लिस्ट में है यूनेस्को की एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बट अभी इट इज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो अभी भी टेंटेटिव लिस्ट पे ही है। पर मानसी आप ये हम्म। डॉक्यूमेंट करते ना तो ठीक है। इसमें जो दो इम्पोर्टेंट था ओवरऑल, मजुली मास्क इसको मिला जीआई टैग, और मजुली पेंटिंग इसको ही मिला जीआई टैग। इट इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग सपोर्टेड बाय पेट्रोनाइज बाय अहोम किंग्स। और इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो लिख दिए कि भवना सत्रिया डांस, भवना थिएटर ऑफ द शंकरादेव ट्रेडिशन। उसके अलावा कथक को भी सिल्वर, जो एक तरह से ज्वेलरी है, डिजाइंड बाय द या मेड बाय द वॉयर्स, इसको भी जीआई टैग। ठीक है। नेक्स्ट, सीए रूल वी हैव डिस्कस्ड, तो वी विल जस्ट हाईलाइट। सीए का रोल क्या रहा है कि जो भी लोग आए इंडिया में 2014 के पहले, उनका 11 साल लगता था, अब 5 साल हो जाएगा। लॉ हैज कट द पीरियड ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन फ्रॉम 11 years to 5 years। अमेंडमेंट किसको करना पड़ा? सिटीजनशिप एक्ट 1955। रूल्स क्या किया? पहले बार रिक्वायरमेंट था कि वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो भी लोग इंडिया में आ रहे हैं, या कुछ रेसिडेंशियल परमिट होना चाहिए, अब उसको हटा दिया गया। कोई भी काइंड का आइडेंटिटी होना चाहिए अभी, टेनेंसी रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, कुछ इशूड बाय दीज कंट्री। हो सकता है कि राशन कार्ड का उनके पास हो जो आए वहां पर इंडिया में, बस वो दिख जाए, मिल जाएगा आपको। फॉरेनर्स रीजनल ऑफिस वो इशू कर सकते हैं आधार कार्ड, कोर्ट, इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट, टेनेंसी अकॉर्ड एक्सेट्रा। दूसरा, लॉ ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी। पहले डीएम ऑफिस के नीचे थे, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी किया गया अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। उसमें डायरेक्टर रहेंगे, उनके एम्पावर्ड कमेटी के कोई लोग रहेंगे फ्रॉम द FRRO, सब कोई वो एक तरह से डिसाइड करेंगे कैसे देना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए। क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, पहले भी हो चुका है, राजस्थान में ऐसा हुआ। पाकिस्तान से हिंदूज वर गिवन सिटीजनशिप। मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने 2010 में, वो तब बात की कि सिटीजनशिप शुड बी गिवन टू द पाकिस्तान नेशनल विदाउट इंसिस्टिंग ऑन द वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट। तो सिर्फ बीजेपी का ये रोल नहीं रहा है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट का भी रोल रहा है पहले, 2009 के पहले। कट ऑफ डेट लेकिन 2009 था उस समय। Hindus and Sikhs from the Pakistan were eligible under this policy, not from Bangladesh and Afghanistan earlier। और दूसरा 2014 में फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है इशू नोटिफिकेशन किया उनको, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, माइग्रेंट, पास, जैन एंड पारसी वे नॉट इंक्लूडेड, लेकिन बाद में इंक्लूड कर दिया गया कि आप यहाँ पर आएंगे हमको मिलेगा। अब जब सिटीजनशिप मिल जाएगा तो उनको एक प्राइवेट जॉब मिलेगा, उनको स्कीम्स का दे विल कैन अवेल द स्कीम्स, दे कैन सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल्स। तो इंडिया का जो स्टाटस है, लॉन्ग टर्म जो विजन है, रेफ्यूजी कन्वेंशन का पार्ट इंडिया तो नहीं 1950 का, लेकिन इंडिया को मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है कि हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड प्रमोट करना है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फोरम पे, तो इंडिया को करना पड़ा ये चीज, और इंडिया करेगा भी। नेक्स्ट, व्हेन गैसेज आर कॉन्ट्राबैंड, जब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, तब इसमें पहला हाईलाइट होता है HFC CFC। तो CFC वॉज बैंड अकॉर्डिंग टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1980s। ये यूज नहीं करें क्योंकि इट इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, और इसमें जो कंपाउंड होते हैं इट रिएक्ट्स विद ओजोन एंड इट क्रिएट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया, सबको साइन किए, फेज आउट हो गया। इंडिया भी फेज आउट कर दिए इंडिया ने। उसके बाद पता चला कि जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जो गैस थे, जो CFC को रिप्लेस किए थे, उसका नाम था HFC, HCFC HFC। इट वॉज अ सोल्यूशन बैक देन। लेकिन बाद में पता चला कि इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, इट इज नॉट अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बट अ ग्रीन हाउस गैस। पोटेंशियल वो ह्यूज है। ग्रीन हाउस गैस
जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ह्यूज है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। तब किगाली अमेंडमेंट किया गया 2016 में। उसमें बोला गया 150 कंट्रीज हैव साइंड। इसमें बोला गया कि HFC दैट वाज ऑल्टरनेटिव टू द CFC बैक देन शुड बी स्लोली रिमूव और रिड्यूस करना चाहिए, ताकि ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है और जो टारगेट है, पंच टारगेट है 2070 कार्बन न्यूट्रल बनना है, या फिर यूरोप को 2050 तक बनना है, चाइना को 2060 तक बनना है, इंडिया 70 तक बनना है, वो अचीव कर सके। तो उसके बेसिस पर हर एक कंट्री में लॉ लाया गया। तो ये आदमी थे, वो रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे थे, तो इनको एक तरह से पिनलाइज किया गया। तो मेन एरिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट यहाँ पर। नेक्स्ट, साबरमती आश्रम रीडेवलपमेंट प्लान, गांधीयन इथोस, 1200 crore have been given to the memorial of the Gandhi Ashram. मास्टर प्लान है, इट हैज टू बी डेवलप्ड, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में डेवलप किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा। गांधी मेमोरियल म्यूजियम इस्टेब्लिश किया 1963 में। और इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि ही सेट अप 2 सेटलमेंट। तो एक टॉल्स्टॉय फार्म था और एक नेतल से रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट था। उसके बाद फिर वो इंडिया में आए थे। ही टूक पार्टिसिपेशन इन चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, फिर रॉलेट, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद फिर CDM, बीच में कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट, बरदोली, ये सब, फिर CDM हो गया। उसके बाद फिर और फिर 1942 हो गया। तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल बी रिप्रेजेंटिंग द इथॉस ऑफ द गांधी। तो गांधी इथॉस क्या है? कोऑपरेटिव, अहिंसा, सत्याग्रह, इनलाइटेंड अनार्की, स्वराज। दिल में स्वराज होना चाहिए, अंदर स्वराज होना है, तब हम बाहर स्वराज अचीव कर सकते हैं, ऐसा उनका सोच था। स्वराज पॉलिटिकल नहीं, सोशो इकोनॉमिक भी। कैसे हो सकता है? विलेज लेवल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव्स, लोकल एरिया डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेटलेस सोसाइटी। हर कोई इंसान अलग है, हर कोई इंसान का अपना हक है कि वो एक मैक्सिमाइजेशन और लिबर्टी कर सके। तो इट इज टाइमलेस। और बस। नेक्स्ट, साबरमती ब्रेक। आश्रम के बारे में बस एक यहाँ पे मेंशन है सर्चिंग साबरमती आश्रम नेम्ड आफ्टर द रिवर साबरमती रिवर जो है इट क्रिएटेड अ डुअल मिशन था। एक टू सर्व एज अ इंस्टीट्यूशन दैट वुड कैरी ऑन अ सर्च फॉर ट्रूथ and second is a platform to bring together a group of workers committed to non-violence who would help secure freedom for India। और इससे पहले साबरमती आश्रम से पहले जो गांधी जी का पहला आश्रम इंडिया में सेट मतलब बनाया गया था आफ्टर ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो दैट वाज इन द कोचराब एरिया ऑफ अहमदाबाद में था वो। एंड लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड इन 1917 टू साबरमती। तो क्यों शिफ्ट किया गया? बिकॉज ही वांटेड टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, फॉर एग्जांपल फार्मिंग में, एनिमल हस्बेंड्री में, खादी में एंड रिलेटेड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। तो माइथोलॉजिकली ये जो आश्रम साइट है इट इज बिलीव टू बी ऑफ डाडीची ऋषि। तो माइथोलॉजिकली इट इज लाइक वो भी कुछ एक रिलेशन है। तो ही डोनेटेड हिज बोन्स फॉर अ राइट टू अ स्वॉर हेयर। नेक्स्ट, ब्रेसिंग फॉर ट्रम्प। इसमें की हाईलाइट बस 2 to 3 एरियाज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रम्पिज्म क्या हुआ? ट्रम्पिज्म इज अमेरिका फर्स्ट, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। न्यू लिबरल प्रिंसिपल पर वो काम नहीं करते, वो बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करिए, इंडियन अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट करिए, अमेरिकन जॉब क्रिएट करिए, अमेरिकन जॉब्स रादर देन की चाइनीज या इंडियन। बाकी सब में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर बाकी कंट्रीज में जा रहे हैं तो नहीं, China+1 स्ट्रैटेजी में बाकी कंट्रीज में नहीं, अमेरिका में आना चाहिए। तो उनका रोल ये है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका रोल रहा है। तो इसमें 2 एरिया बिडेन और ट्रम्प का वी हैव डिस्कस अर्लियर कि दोनों का मकसद सेम ही है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, और लॉन्ग टर्म विजन सेम है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो इंडो पैसिफिक वो भी सेम है, सब चीज सेम है। बस 2 एरिया में डिफरेंट है। पहला जो ट्रम्प का है कि अमेरिकन जॉब, अमेरिका अमेरिका फर्स्ट अमेरिका। उसमें ट्रेड एस्पेक्ट में बोला जाएगा इंडिया को कि आपके वीजा कम किया जाए, कम करना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन जॉब मोर, एक तरह से इट इम्पैक्ट्स अमेरिकन जॉब्स। सेकंड, मोर इन्वेस्टमेंट शुड बी देयर ऑन अमेरिका रादर देन इंडिया अदर कंट्रीज। ट्रेड एस्पेक्ट में इंडिया के साथ डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट
या फिर जो भी मार्केट एक्सेसिबिलिटी है इंडिया के अंदर ना, वो बढ़ना चाहिए। ट्रम्प बात करेंगे। फोर्थ हो गया कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड है उसमें अमेरिका बहुत ज्यादा खर्च करता है। इट इज एक्सपेंडिंग ह्यूज लॉट ऑफ मनी। नाटो में भी मोस्टली 60% से ऊपर अमेरिका ओवरऑल देते हैं फंडिंग। तो बोले हैं कि भाई यूरोपियन कंट्रीज कि आप अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए और अपनी फंडिंग बढ़ाइए। फिर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन यूएनएससी या बाकी जगह में बात करें कि चाइनीज हेजिंग पड़ा है और दे आर एंटी अमेरिका, तो हटना चाहिए। ग्लोबल पुलिसमैन से वो हटेंगे। फोर्थ हो गया कि वो बात करें क्लाइमेट चेंज, इट इज नॉट अ कंसर्निंग इशू। उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज है चाइना इंडिया वो ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज, हम लोग नहीं करते हैं। तो वो एक थोड़ा सा ग्रीन डेवलपमेंट जो मैकेनिज्म है उसके थोड़ा सा पीछे हटेंगे। और पांचवा हो गया इज ऑल्सो एंटी चाइना। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया चाइना और रशिया का एंटी है। इन लॉन्ग टर्म में दोनों का कन्वर्जेंस होगा इंडिया और यूएस का। तो ओवरऑल बोला जाए तो ट्रेड एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से एस्पेक्ट में, इन्वायरमेंट से एस्पेक्ट में वो पीछे हटेंगे। और बाकी एरिया सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये डिफरेंस है बिडेन और ट्रम्प के बीच में। तो ये उसी की बात की है। तो हम लोग न्यू कौन बोलते हैं, न्यू कंजर्वेटिव और अमेरिकन ग्लोबलिज्म, वो एक तरह से डिजास्टर है। अगर इसमें लिखा हो भाई एग्जैक्टली, नॉन रेसिप्रोकल एक्सेस टू यूएस मार्केट, जियो पॉलिटिकल फेवर, एंटी ग्लोबलिस्ट। उसके बाद डीप स्टेट जो है वो इट इज रिस्ट्रेनिंग ट्रम्प फ्रॉम परसुइंग हिज ओन पॉलिसीज, विड्रॉइंग द यूएस ट्रूप। ग्लोबल पुलिसमैन नहीं बनेंगे, पीछे हटेंगे एज कंपेयर टू बिडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी। और कलेक्टिव डिफेंस के का बात करेंगे रादर देन कि यूएस लेड ओवरऑल। नेक्स्ट, सेवन लेसन फ्रॉम माय गुरु। फली नरीमन टॉट मी वैल्यूज। तो हम लोग क्या सीख सकते हैं इसमें, सेवन लेसन फ्रॉम माय गुरु कि परसिवियरेंस, हार्ड वर्क, उसके बाद फिर ट्रूथफुलनेस लॉन्ग टर्म में, और जो गोल है उसको कैसे अचीव किया जाए डायरेक्ट काम करते करते विदाउट एनी ब्रेक। ब्रेक लेना भी है तब भी दिमाग में सोचते रहना विद रिस्पेक्ट टू द गोल। और मटेरियल एस्पेक्ट में ये बोला जाए तो मटेरियल से अचीव करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ मटेरियल पूरा नहीं हो सकता। जो स्पिरिचुअल और मेंटल कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना है। और जब करना ही है, बड़ा सोचना है तो बड़ा ही सोचो। फिर ही ऑल्सो टॉक अबाउट कि जो सोसाइटी है वो आपको पीछे हटाएंगे, तो आपको आगे बढ़ते रहना है विदाउट केयरिंग फॉर अदर्स। और जो अपने लोग साथ में हैं, उनको जोड़ के चलना है। तो ये भी सीखा है। फरी अली नरीमन taught me value of forgiveness, integrity, lifelong love for learning. Learning is very important. Next, nation's semiconductor journey, make in India, make for the world. सेमीकंडक्टर फैब इन ढोलेरा गुजरात और मोरिंगांव असम। 1,26,000 करोड़, नहीं 1,18,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 50,000 डायरेक्ट जॉब, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। रोल ऑफ द कंपनी लाइक पीएसएमसी, टीएसएमसी, पीएसएमसी, टावर रिसर्च इजराइल, एनवीडिया यूएसए। ये नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो इन्वेजिव स्पीसीज है, वाइटर हाइकिंथ, पीटी में पूछता है इंपॉर्टेंट। और फिर जो इन्वेजिव स्पीसीज है तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर यूज कर सकते हैं मनरेगा के अंदर में। दूसरा हो गया कि वाटर हाइकिंग को फीड करने के लिए ऐसा कोई प्लांट, ऐसा कोई एनिमल होंगे, ऐसा कोई एक्वेटिक एनिमल भी होंगे, फिश भी होंगे या फिर नॉर्मल एनिमल भी होंगे जो इसको खा सकते हैं। एक तरीका वो भी। दूसरा तीसरा केमिकल, लेकिन केमिकल सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो ये कुछ एरिया। औशिक, बस यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो उनकी रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बट हम्म। नॉर्मली जो मेटल्स हैं उसमें ये ऑपोजिट है। मेटल्स में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, बट सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम्म। यस। नेक्स्ट, ट्री प्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
ऑफ द एग्जाम्पल अगर बोले लाइफ मिशन का, क्योंकि ट्री प्लांटेशन सिर्फ एक मकसद नहीं कि ट्री प्लांट कर दो, उसको नर्चर भी करना इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म। क्योंकि ऐसा होता है कि ट्री प्लांट कर देते हैं, फोटो हो जाता है, ऑनलाइन डाल देते हैं, लेकिन 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जो नेशनल हाईवे के आसपास में ट्रीज होते हैं वो सूख जाते हैं, नर्चरिंग नहीं होता है। तो एक चैलेंज रहता है, सर्वाइवल रेट बहुत कम रहता है, तो सर्वाइवल रेट बढ़ाना जरूरी है। 60 to 70% है अभी। और ट्री प्लांटेशन में क्या फायदा होता है कि लोग के अंदर अवेयरनेस बढ़ता है, लोग आते हैं, सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ता है, उनको भी लगता है कि नहीं हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंजर्वेशन एनवायरमेंट। तो हर जगह होना चाहिए एनजीओ का पार्टिसिपेशन, सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश अगर बोला जाए एक मॉडल, जैसे गुजरात का बात किए आज एक मॉडल फार्मा, मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो एक्सपोर्ट मॉडल, एग्री एक्सपोर्ट फेमस बासमती राइस मध्य प्रदेश, पल्सेस, स्पाइसेस तो साउथ में, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड हो गया, और भी रेस, और फार्मिंग में भी मध्य प्रदेश में, क्रेडिट लिंकेज में भी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्यों फेमस, क्यों मॉडल बना के चल रहे, क्योंकि उनके पास एरिड, सेमी एरिड, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, सेमी एरिड लैंड है, और जो लैंड है उसमें वाटर बहुत कम है एज कम्पेयर टू यूपी और बिहार, लेकिन कितने प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वाटर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, फिर क्रॉप प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो और भी कैसे बढ़ाया जाए, तो एग्जाम्पल ड्रोन दीदी, आप ड्रोन देंगे, women will be empowered, they can use the technology, they can use the technology drone to यूरिया, उसके बाद फिर इरिगेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं उसके साथ, और फिर डेटा खींच करके भेज सकते हैं एनजीओ को, वो एनालाइज कर सकते हैं कि जो कहाँ कहाँ पर पेस्ट है और कहाँ पर पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, तो पूरा क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है इससे। तो ड्रोन दीदी हो गए। नेक्स्ट, डीप टेक रिसर्च। डीप टेक मतलब होता है नॉर्मल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, डीप टेक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रिसीजन बेस्ड मेडिकल डिवाइसेस, उसको बनाना डीप टेक पार्ट हो गया, या फिर सेमीकंडक्टर डीप टेक का पार्ट हो गया। फिर लैब टू द मार्केट सेंटर विल बी डेवलप्ड, क्योंकि हमेशा लैब में साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, लेकिन उसको वायबल, इकोनॉमिक वायबल कैसे बनाए, सिर्फ और सिर्फ ग्रांट पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, मार्केट के लिए बनाना जरूरी है। तो लैब टू मार्केट, जैसे हम लोग फार्म टू टेबल करते हैं, वैसे ही लैब टू मार्केट सेंटर विल बी डेवलप्ड। अप स्केलिंग इंपॉर्टेंट है। तो डीप टेक कहाँ कहाँ किया जाता है, सेमीकंडक्टर, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, लेजर, ऑप्टिक, फिर डीप स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, ये सब एग्जाम्पल है डीप टेक रिसर्च, उसमें प्रमोशन किया जा रहा है। सेल्फ रिलायंस इन मेडिकल डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरात मैन्युफैक्चर करते हैं और मोस्टली वे डिपेंडेंट फ्रॉम द आउटसाइड। अब मेडिकल डिवाइसेस का सेक्टर इंडिया में 90,000 करोड़ है, मध्य प्रदेश बढ़ सकता है। मेडिकल डिवाइस टेंटिंग जो है सबसे ज़्यादा 63%, डेटा तो एग्जैक्ट नहीं याद नहीं है, लेकिन 60 अप्रोक्सीमेटली गुजरात में मैन्युफैक्चर होता है, तो मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड। और भी, तो ओवरऑल मध्य प्रदेश से रिलेटेड दो चीज़ बात की, डीप टेक और एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें ड्रोन दीदी है कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड द सेंटर दैट आप दे सकते हो केरला को फॉर द वन टाइम पैकेज, वन टाइम, फिर नहीं देना बाद में, लेकिन वन टाइम दे दो, क्योंकि केरला इज डिमांडिंग कि उनके ऊपर बोरिंग सीलिंग लिमिट लग चुका है, क्योंकि दे हैड अर्लियर डिमांडेड फॉर द लोन और वो पूरा नहीं कर रहे, तो फॉर द न्यू लोन दे हैड टू आस्क परमिशन फ्रॉम द सेंटर। तो बोरिंग्स लिमिट उन पर लगा हुआ है, तो वो ले नहीं सकते, लोन भी नहीं ले सकते, तो बोल रहे हैं कि फिजिकल डिफिसिट बढ़ चुका है और उनको एक टारगेट अचीव करना है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। तो पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्थिति जो सिचुएशन है परकेरियस, और आप लोन दीजिए, वन टाइम दीजिए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ उठता है मेरा, जो प्रवेश आंसर कर सकता है, कि सुप्रीम कोर्ट को फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में घुसना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमेशा पॉलिटिकल एस्पेक्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है फिजिकल है, ये हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल प्रूडेंस हो गया, इकोनॉमिक हो गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल है कि तो ओरिजिनल होना पोजीशन, चाहिए ओरिजिनल ये। हाँ। जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का उसके अंदर है रोल। कभी हम्म। इसको घुसना नहीं कहते, इसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। जब जो आर्बिट्रेशन। आप स्टेट गवर्नमेंट है वो परेशान है, वो बोरिंग नहीं कर सकती है, वो सेंटर से मांग रही है, सेंटर के अपने फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से बाउंडेशन है,
तो सेंटर के पास भी सोल्यूशन नहीं है, स्टेट के पास भी नहीं है, तो दोनों को आर्बिट्रेशन करने के लिए, एक गोल्डन मीन का पास निकालने के लिए ऐसा बोला जाता है कि आप वन टाइम उनका डिफरेंस करिए। जब आप बात करते हैं रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस की, जिसका हम हाँ एग्जांपल बार बार बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है रोल्स इन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस देता है, जिसके अंदर आप कितना भी जो है, आपके अंदर इनएफिशिएंसी है, लेकिन अगर आप सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आपकी सोसाइटी के अंदर है, तो जैसे ही आप डिपार्चर करेंगे आप कर सकते हैं इन ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन अगर आप कॉन्सिक्वेंसेज में डिपार्चर करते हैं, इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, वो इनइक्वालिटी भी आपकी इक्वालिटी को प्रमोट करनी चाहिए, तो उस प्रिंसिपल के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट जो काम करती है, और ये इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसके अंदर लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव तीनों के अंदर इंटरफेयर करते ठीक। हैं। Continue. और स्टेट वर्सेस सेंटर का इशू है इसमें। ठीक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ऑन द पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल हेरिटेज और स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज कैसे प्रमोट किया जाए, हेलीकॉप्टर सर्विस फॉर द पिलग्रिमेज, स्टेट ऑफ द आर्ट, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, लॉर्ड कृष्णा फुटप्रिंट विल बी डेवलप्ड एज पिलग्रिमेज सेंटर्स, राम मंथ पंथ गमन, 7 डिपार्टमेंट असाइन फॉर द टास्क, प्रसाद स्कीम के अंदर में इट विल बी प्रमोटेड, चित्रकूट, अमरकंटक, पीतम्बरा, ग्वालियर विल बी ब्यूटिफाइड, म्यूजियम भी स्टैब्लिश किया जाएगा, श्री राम राजा टेम्पल कॉरिडोर। तो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट लोकेशन, ग्वालियर, चित्रकूट, नागौर, अमरकंटक, खजुराहो, इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर अलग अलग जगह पर। नेक्स्ट, वर्ल्ड क्लास फ्रेट कॉरिडोर, boosting nation progress with a railway freight infrastructure worth over 1,20,000 crore. Dedicated freight corridor commissioned, अभी 2,500 किलोमीटर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले बहुत कम था, पिछले 10 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इंडियन रेलवे हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10,000 करोड़ टू 1 लाख करोड़। इजी डेटा रिमेंबर करने का। इनहैंड सेफ्टी, अहमदाबाद फ्रेट कॉरिडोर, स्पीड ऑफ द फ्रेट ट्रेन हैज बीन इंक्रीज्ड, फास्टर कोल्ड ट्रेन, ग्रीन कॉरिडोर स्टैब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट, जब बात करते हैं कि वी नीड मोर ओन जीपीएस, कल जब मानसी बात कर रही थी विद रिस्पेक्ट टोल कलेक्शन, उसमें गगन यूज हो रहा था ना, रादर देन जीपीएस। तो गगन से वी नीड मोर IRNSS। इंडिया तभी सेम लेवल पे पहुंच सकता है जापान और चाइना पर के साथ। प्राइवेट सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिएशन ऑफ द स्पेस बेस्ड इंटरनेट, स्पेस बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें अलग अलग कंपनी का नाम था, माई स्पेस इंडिया पहला था, सेकंड पिक्सल था, स्काई रूट था। स्काई स्काई रूट रूट। था, पिक्सल भी था, और 2 था। वी कैन लुक आफ्टर। इंडिया हैज टू डेवलप इट्स ओन कम्युनिकेशन, डिजिटल कैमरा और इंटरनेशनल एरोस्पेस इंडस्ट्री। इंडिया यूज कर रहा है, निसार को भी यूज कर रहा है फॉर मैपिंग द कोस्टल एरिया, सी लेवल चेंजेस, क्रायोस्फेरिक चेंजेस। स्टेम पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ना चाहिए, रोल ऑफ द एंसिलियरी जॉब्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल बाकी जगह में बढ़ना चाहिए। इसरो के साथ NSIL का रोल है यहाँ पर, इन स्पेस का रोल है और इंडियन स्पेस एसोसिएशन का रोल है इसमें। वही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए इसरो में, DRDO में, फ्रॉम द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। नेक्स्ट, we have discussed this one. Next, Supreme Court has asked Central why the statute does not say in clearer terms that only Parliament has power to impose tax on minerals and state are denoted
ऑफ अथॉरिटी टू लेवाई सच एक्सट्रैक्शन एग्जैक्शन। मतलब यूनियन के पास सिर्फ पावर है, ऐसा मेंशन नहीं है। वो मांग रहे कि आप कहाँ दिखाइए, मेंशन कहाँ पर किया गया है ऐसा। MMDR एक्ट, the entire structure of the Mines and Minerals Development Regulation Act 2015 is limiting on the state legislative power to impose tax on revenue on minerals। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑब्वियस बात है कि जो ऑक्शन होता है मेजर मिनरल्स का, माइनर हो गया, माइनर के पास, माइनर स्टेट के पास पावर होता है टू रेगुलेट टू ऑक्शन, यहाँ मेजर पर मिनरल बात हो रही है, सेंटर के पास होता यहाँ है। पर बात हो रही है लेकिन कि जो टैक्सेशन, बोलो। यहाँ पर बात हो रही है कि जो ये एक्ट है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन है, ये यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप जो है टैक्सिंग अथॉरिटी लगाइए, एक लो लाइए, लो के हिसाब से टैक्स लगाइए माइंस एंड मिनरल्स पर, ऑप्शन पर। लेकिन जो स्टेट्स स्टेट्स क्या कर रहे हैं, स्टेट्स अलग अलग तरीके से रॉयल्टी इकट्ठी कर रहे हैं मिनरल्स के ऊपर। जब हम देखते हैं एग्जाम्पल, कुछ स्टेट्स का वो 300% रॉयल्टी ले रहे हैं, कुछ जो है 500% ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब सेंटर ऑलरेडी टैक्स लगा चुकी है, तो या तो स्टेट्स रॉयल्टी ना ले, और अगर स्टेट्स रॉयल्टी ले भी रहा है तो यूनिफॉर्मिटी के साथ, ताकि इवन डेवलपमेंट हर जगह और इवन एक्सपेक्टेशन, इवन ऑप्शनिंग। तो यहाँ पर ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि या तो आप स्टेट को पावर दो कि वो टैक्स लगाने का मिनरल्स के ऊपर, और या फिर आप उनकी रॉयल्टी जो वो एक्सटेंड करते हैं, जो अप्रोप्रिएट करते हैं, उसके अंदर एक कानून बना के यूनिफॉर्मिटी ले। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे जब भी औशिक हम लोग, MMDRA एक्ट के बारे में आई वुड हम्म, जस्ट ऐड, हम्म, 1957 का ये एक्ट है, एंड दिस इज सिंपली माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है माइनर मिनरल्स के केस में और एटॉमिक मिनरल्स में। तो माइनर मिनरल्स में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रेगुलेशन है, फॉर एग्जांपल रिवर सैंड। और जब हम बात करते हैं माइनिंग इन फॉरेस्ट लैंड, तो देन वी रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, एंड इसको अमेंड किया गया 2015 में। तो उस टाइम पे हमने इंट्रोड्यूस किया है माइनिंग लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो इट वुड बी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्शंस। तो ऑक्शनिंग तब इंट्रोड्यूस किया गया। ओके। और और 2015 में भी 2000, अमेंडमेंट आया, वो हाँ बोल दो एक बार। हाँ हाँ, अमेंडमेंट किया गया 2016 में, क्या 1916, कह रहे हो? अमेंडमेंट आया 2015 था में हाल ये फिलहाल। था ऑक्शन, हाँ ऑक्शन वाला 2015 में था। 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ, इसमें इट विल अलाउ द ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव माइनिंग लीजेस नॉट ग्रांटेड थ्रू ऑक्शन। तो ये ट्रांसफर होगा, कैप्टिव माइनिंग का ऑक्शन के थ्रू नहीं होगा, वो डायरेक्टली लीज पे दी जाएंगी। तो और दो इससे रिलेटेड प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना भी है। हाँ अब इसका रोल होता है कि कोई भी फिफ्थ शेड्यूल एरिया में माइनिंग एक्टिविटी होता है तो उसके कारण प्रॉब्लम होता है लोकल्स को, लोकल ट्राइबल्स को, उनके हेल्थ एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट होता है। तो जो एक स्कीम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसका रोल है कि आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करिए और जो भी मिटिगेट करिए एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ, सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द माइनिंग। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड करना चाहिए, और कब कैसे करना चाहिए। तो एक तरीका है DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर द MMDR एक्ट 2015, जो अमेंडमेंट आया था। उसमें बोला गया कि जो भी माइनर है वो माइनिंग करेंगे और एक पर्टिकुलर अमाउंट वो फिर कंट्रीब्यूट करेंगे DMF में, और DMF में यूज करेगा वो अमाउंट को फॉर द सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द लोकल ट्राइबल्स। एग्जैक्टली वैसी सेम है कैंपा में भी, कि कैंपा एक फंड है, उसके अंदर में लोकल जो एफोरेस्टेशन में आप पैसे डालेंगे और वो यूज किया जाए एफोरेस्टेशन। वैसी सिमिलर कॉन्सेप्ट DMF में किया गया। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द माइनिंग। कैप्टिव माइन रीड वो माइंस होती हैं विच आर ओन्ड बाय द कंपनीज। तो उनके पास ही कंप्लीट पावर, एक्सक्लूसिव पावर है टू यूज द माइंस, एंड दे कैन नॉट सेल दैट मिनरल, मतलब उसको बेच नहीं ठीक। सकते, वो ही उसको यूज करेंगे बस। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग द मॉनिटरिंग ऑफ सी वाटर क्वालिटी। अब इंडिया में जो मोस्टली मानसून होता है 70% इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड। बाकी नॉर्थ ईस्ट रिटर्निंग मानसून इसको बोलते हैं। तो फ्रॉम गुजरात, वेस्ट बंगाल, सब कोई रेनफेड एरिया है। तो बहुत जरूरी है कि पता लगाना कि कब रेनफॉल आएगा।
और एक तरह से प्रोडिक्शन करना, एंटिसिपेशन करना, ताकि जो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो वो उसके अकॉर्डिंग चले। तो भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, पुणे बेस्ड है, ये काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेस्टिंग ऑफ द मेट्रोलॉजिकल थिंग। वो भोपाल में स्टैब्लिश कर रहे हैं एक सेंटर, जो एक तरह से ऑब्जर्वेटरी फैसिलिटी है। दे विल ट्रैक द लो प्रेशर सिस्टम, डिप्रेशन, क्लाउड सिस्टम, और उसके एसोसिएटेड जो चेंजेस होगा इंडिया के अंदर, और उसे जो चेंजेस होगा वो रिपोर्ट करेंगे, और अच्छे तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं। क्या यूज हो रहा है उसमें? तो का बैंड, क्यू का बैंड, सी डॉपलर वेदर रेडार, डॉपलर वेदर इंपॉर्टेंट है, रेन बेयरिंग सिस्टम। तो इसका मतलब कि जो CRL है, CRL कोस्टल रिसर्च लैबोरेटरी, विशाखापट्टनम कोस्ट में भी है, वो भी हेल्प करेंगे। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, सी ऑफ द हेल्थ, हेल्थ ऑफ द सी, वो हेल्प करता है ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने में, कोस्टल एरियाज को सस्टेनेबल बनाने में, और जो कोस्टल से एरिया से रिलेटेड जो ट्राइबल्स है डिपेंडेंसी है, उसको रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल ये आर्टिकल ये बोलना चाह रहा है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल जो पुणे में, वो भोपाल में इस्टेब्लिश करेंगे, और कोस्टल रिसर्च लैबोरेटरी इस्टेब्लिश करेंगे विशाखापट्टनम में। दोनों टेस्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द, कि ट्रैकिंग करेंगे लोकल प्रेशर सिस्टम, डिप्रेशन, क्लाउड सिस्टम, उससे बेटर एंटिसिपेशन और फोरकास्टिंग हो सकता है वेदर का। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस, नेक्स्ट इफ्टा, वी हैव डिस्कस इन डिटेल। $10 बिलियन और 10 साल के लिए गारंटी FDI आएगा, क्रिएशन ऑफ 1 मिलियन जॉब्स। नेक्स्ट, और मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर आइटम्स इज केप्ट आउटसाइड फ्रॉम दिस थिंग, ये बस पता होना चाहिए। सेंट्रल प्लान्स ट्रस्ट फंड फॉर द ऑफशोर माइनिंग डिपॉजिट, DMF का बात की है, वैसे ही ऑफशोर माइनिंग एरियाज, 10% इक्विवेलेंट रॉयल्टी होना चाहिए सेल ऑफ द मिनरल्स उससे। और ये कहां पर स्टोर होगा? नॉन लैप्सेबल पब्लिक अकाउंट में, टू प्रमोट माइनिंग इन ऑफशोर एरियाज ऑन द लाइंस ऑफ द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। 2% रॉयल्टी उनके ऊपर में लगेगा, पैसा कलेक्शन होगा। इट विल बेनिफिट द प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, जहां पर माइनिंग होता है। R&D में प्रमोशन होगा, कि पैसा कहां से आएगा नेक्स्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो जो कंपनीज है, माइनिंग कंपनीज है, वो फिर 2% रॉयल्टी देंगे इसमें। OAMT, ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट, वो फिर यूज करेंगे फॉर द ट्राइबल पीपल, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, R&D प्रमोट करने के लिए और एक्सप्लोरेशन प्रमोट करने के लिए इन ऑफशोर एरियाज। यही है बस। नेक्स्ट, और कहाँ रखा जाएगा पैसा अगर बताना। पब्लिक अकाउंट में। ठीक। तो कहाँ कहाँ पर ऑफशोर, ऑफशोर तो है ना, ऑफशोर है तो लाइम मड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, गुजरात, महाराष्ट्र, कोस्टल लाइन, आंध्र प्रदेश में जो बात करते हैं मोजनाइट सैंड एक्सेट्रा, सब में काम आएगा। इनर सेल, आउटर सेल, मिड सेल, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्विंग जायंट सक्शन पाइप, ओशन बेड्स में भी इन्वॉल्व किया। तो ओवरऑल अगर ऑनशोर ऑफशोर का बात किया, डिफरेंसेस ये होगा, ऑनशोर में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, ऑफशोर में ये है ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट, उसके लिए नहीं बनाया गया था, तो उसके लिए बनाया जा रहा है 2% रॉयल्टी के साथ। हाँ, वहां एग्जांपल्स पर अगर देखते हैं हम्म, ऑफशोर मिनरल्स के, तो गोल्ड, डायमंड, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और हम्म, गार्नेट, मोनाजाइट, जिरकन, ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑफशोर मिनरल्स के। ठीक। एक बार नेक्स्ट, रिपीट कर दो मानसी। गोल्ड, डायमंड, कॉपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिरकन, मोनाजाइट। ओके। नेक्स्ट, 2 to 3 आर्टिकल्स इज लेफ्ट ओनली। प्राइवेट क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फास्ट GDP ग्रोथ। इसमें लिखा हुआ है कि ओवरऑल GDP नॉमिनल 7 ट्रिलियन बन जाएगा इंडिया, तो प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा धीरे धीरे। डोमेस्टिक बॉन्ड का जरूरत है $1.5 ट्रिलियन। और ये कैसे होगा? तो कमर्शियल बैंक, ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उसके कारण हो सकता है। FDI, FPI, कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ECB, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इनका बढ़ावा देना जरूरी है। नेक्स्ट,
तो ओवरऑल $2.5 ट्रिलियन डिमांड है अभी इन द सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वहां पे इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है प्राइवेट सेक्टर से, 2.5 ट्रिलियन। अब मोदी सरकार गारंटी वेलफेयर स्कीम अंडर प्रिविलेज के लिए, लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 10 years 25 करोड़ पीपल। मुद्रा स्कूल लोन में 41 करोड़ लोन अकाउंट हैव बीन सैंक्शन, 25 लाख करोड़ हैव बीन गिवन अंडर मुद्रा स्कीम, 25 लाख करोड़, 10 करोड़ उज्ज्वला कलेक्शन कनेक्शन और 12 करोड़ टॉयलेट, 14 करोड़ टैप, 4 करोड़ हाउसेस। ठीक प्रवेश? बस यहाँ पे मेरे को ऐड करना है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है नागपुर में लोकेटेड है एंड established in 1948। पहले इट यूज टू फंक्शन प्योरली एज एन एडवाइजरी बॉडी एंड उसके बाद 1953 में इट वाज गिवन एडिशनल फंक्शन ऑफ अंडरटेकिंग डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल डिपॉजिट्स ऑल्सो। तो सिर्फ रेगुलेटरी या फिर मतलब एडवाइजरी बॉडी नहीं है, एक्सप्लोर भी करती है मिनरल डिपॉजिट्स, और उसमें से स्पेसिफिक जो हैं आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कोल, कॉपर एंड टंगस्टन। बस इन्हीं के केस में इट डज द एक्सप्लोरेशन। हम्म तो प्रवेश लिख लो, 4 करोड़ हाउसेस, 14 करोड़ टैप, 10 करोड़ उज्ज्वला, 12 करोड़ एसबीएम में टॉयलेट, और 23 लाख करोड़ मुद्रा लोन के अंदर में सैंक्शन किया गया। और 25 करोड़ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 10 years। सब 10 साल का ये सब है एग्जैक्टली। ये भाई दोबारा बोलना पड़ेगा लिखने को, देखो दो। बोलो अब एक एक करके। हाँ मैं डाल देता हूँ ग्रुप में से, मैं नहीं। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट, फाइटिंग। नेक्स्ट, एथिकल वी हैव डिस्कस, एथिकल फार्मा प्रैक्टिस, उसी के लिए यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस किया गया, डिस्कस। साबरमती आश्रम वी हैव डिस्कस। नेशन वाइड टैलेंट स्पॉटिंग प्रोग्राम कीर्ति लॉन्च्ड। जब खेलो इंडिया बात की है तो उसमें इंपॉर्टेंस क्यों है, कैसे किया जा रहा है, और खेलो इंडिया से क्या फायदा क्या हुआ है ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में, तो यहाँ कीर्ति है। आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है 9 to 18 years of age for promotion of sports as a healthy lifestyle and keep the youngster away from the drug and gadgetry distraction। 50 सेंटर अक्रॉस द कंट्री, वहां पर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, स्पोर्ट डिसिप्लिन हॉकी फुटबॉल सब में प्रमोट किया जा रहा है। डेटा एनालिटिक्स यूज किया जा रहा है इसमें कि हाइट कैसा है, वेट कैसा है, उनका ट्रेनिंग कैसा है, मूवमेंट कैसा है, सब चीज टू एक्सेस द स्पोर्ट्स अक्यूमेंट ऑफ एस्पायरिंग एथलीट्स। वेट, बॉडी परसेंटेज, मास परसेंटेज, फैट, सब चीज एक जगह डेटा के अंदर में आएगा और देख सकते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन भी होगा। तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी है। तो वह कीर्ति विल ब्रिज द गैप, कि कोई कोई लोग होते हैं उनका पैसा नहीं होता है, और लेकिन वो टैलेंटेड होते हैं, वो दौड़ सकते हैं, वो खेल सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं है। तो कीर्ति की वजह से डेटा एनालिटिक्स यूज किया जाएगा और हर एक सेंटर के अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन बच्चे जो टैलेंटेड है उसको लिया जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा। और रूल रहेगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूल रहेगा जो केंद्र है, खेलो इंडिया केंद्र है हर एक विलेज में, बाकी जब उनका रूल रहेगा। देन लास्ट थिंग, Sabnam Shakil, smiling assassin who is here to stay. Youngest player in the world in the history of Women's Premier League. First wicket, Mumbai Indians. Sabnam Shakil. Okay. Perry, Ashley Perry, Mumbai Indians. तो ओवरऑल वी हैव डिस्कस द इंटर ग्रुप कास्ट वेरिएशन, न्यूक्लियर वेस्ट से रिलेटेड बात की है, कैसे स्टोरेज करना चाहिए, कैसे इसको इंडिया में होता है। खेलो इंडिया डिटेल में बात की। उसके बाद फिर वी डिस्कस अबाउट रेगुलेशन ऑफ बिग टेक फर्म, ग्लोबल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस, अर्बनाइजेशन कैसे होना चाहिए कोलोनियल लेगेसी से लेकर के अभी, सीए रूल्स, जीआई टैग, मजूली से रिलेटेड बात, साबरमती आश्रम डेवलपमेंट, ट्रम्प का पॉलिसी क्या रहेगा, सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, हाइकिंथ, मध्य प्रदेश मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर, केरला हैव आस्क्ड सेंटर फॉर द डेवलपमेंट लोन, जीपीएस होना चाहिए, स्पेस सेक्टर, जीडीपी ग्रोथ के कॉर्पोरेट को ज्यादा सहायता चाहिए।